उसे सीमांकित कर लें। ठीक है, ये जो आदेश आप लोग को है ना, ये बंदोबस्त कार्यालय मधुबनी से मिला है। ठीक है, जो आप लोग को इसमें देखिए जो कागज में जो लिखा हुआ है ना कि आपके जमीन पे जब जो भी आएंगे अमीन साहब, आपके जो जमीन पे सर्वे करने के लिए आएंगे, तब उसमें अगर आपका जैसे कोई फसल बाधा बना या वृक्ष बाधा बना या जो भी चीज हो, अगर उसे कुछ बाधा बन रहा है तो वो रैयत का दायित्व बनता है कि उसे हटाकर अमीन साहब को नापे में कोई दिक्कत ना हो, उसे आप लोग सहयोग करेंगे। ये चीज लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, और आपका जो भी जैसे जो मेर है ना, मेर समझ रहे हैं ना जिसे आरी कहते हैं, अगर वो जो मेर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उसे अच्छी तरह से मिट्टी का स्तंभ देके उसे ऊंचा कर देंगे, जिससे आपका जो भी खेसरा है ना उसे पहचानने में अच्छा से सहूलियत। ठीक है, ये हमारे बंदोबस्त कार्यालय घोषणा का ये जो पत्र है ना, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो ये तो पहला चरण था, अब इसी का दूसरा चरण आता है, तो ये हम आपको दूसरा चरण बताते हैं कि दूसरा क्या है। क्या ये देखिए प्रपत्र 1 तो हम बता दिए कि वो घोषणा का होता है। ठीक है, जो बंदोबस्त कार्यालय आप लोग को सारा कुछ जो सूचना दिए उसका हम बता दिए। अब ये देखिए होता है प्रपत्र 2। ठीक है, जब वो घोषणा हो जाता है ना, तो दूसरा काम आपका रैयत से शुरू होता है। रैयत मतलब आप लोग जो किसान हो गए उनको रैयत बोला जाता है। तो ये जो प्रपत्र 2 है ना, ये सभी रैयत को खुद भरना है। ठीक है, इसमें खुद इसलिए भरना है कि आप जिस जमीन पे भी जो दखल किए हुए हैं, आखिर वो जमीन किस बेसिस पे आप दखल किए हुए हैं। ठीक है, आप केवाना वाले हैं, रसीद वाले हैं या खतियान वाले हैं, कुछ तो आपको बेसिस होगा ना जमीन का। ठीक है, तो ये जो प्रपत्र 2 है ये आपको सभी रैयत को भरना है। ठीक है, ये खुद से भरना है। ठीक है, इसमें देखिए सारा कुछ दिया हुआ है। देखिए रैयत का नाम दिया हुआ है, अगर आपके भाई है या हिस्सेदार है तो उनका नाम देना है। दूसरा कॉलम में है अस्थायी पता, आप कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तीसरा जो है आपका खाता संख्या, खेसरा है, रकबा है, चौहद्दी है, किस मतलब जो जमीन किस किस्म का है, धनहर है, भीट है, बहुत तरह का प्रकार भी होता है। इसके बाद जो है कि जमाबंदी नंबर है, भूमि पर जो आप दावा कर रहे हो किस आधार पे कर रहे हो उसका भी कागज आपको लगाना है। इसमें सारा कुछ देखिए दिया हुआ है। ये जो प्रपत्र 2 है ना, ये सभी रैयत को भरना है। ठीक है, ये जो पहला जब घोषणा होता है तो दूसरा जो काम होता है ना रैयतों का काम होता है। जो आप जो फॉर्म भरेंगे ना, जब इसमें सारा आप अपना कागज लगाएंगे जमीन का कि आखिर आपका जमीन किस बेसिस पे दखल किए हुए तो वो लगाएंगे ना। ठीक है, तो जो आप लगाएंगे तो वही इसमें सारा कुछ आपको देना है। ठीक है, और ये चीज जो है ना, ये खाता खेसरा ये सब जो है तो ये दूसरे का नहीं भर देंगे, ये अपना ही देंगे, क्योंकि आपके पास रसीद रहेगा तब ना आप अपना डालेंगे। दूसरे का भर दिया तो दूसरे का रसीद कैसे लेंगे, आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए जो भी है इसमें आपको सारा कुछ भरना है। ठीक है, तो ये जो प्रपत्र 2 है ये आपको खाता जैसे जिनका जो केवाना वाले हैं, खतियान वाले हैं या फिर रसीद वाले, जिनके पास जो कागज, ये जो प्रपत्र 2 है सभी भरेंगे। लेकिन सबको दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म अभी हम अवेलेबल करवा देंगे मुखिया जी के यहाँ। ठीक है, ये प्रपत्र 2 सभी को भरना है। ठीक है, अब इसमें जो एक फॉर्म और आता है, ठीक है, जो खतियानी रैयत है ना, ओनली फॉर खतियानी, ठीक है, उनके लिए एक फॉर्म और आता है वंशावली 3.1। ठीक है, देखिए इसी में एक फॉर्म और है, ये देख रहे हैं प्रपत्र 3.1 दिखाई दे रहा है सभी को। देखिए ये जो खतियानी रैयत है ना, तो उनके लिए एक्स्ट्रा एक फॉर्म भरना पड़ेगा वंशावली का। ठीक है, तो ये वंशावली में जैसे देना है कि जिनका जैसे दादा परदादा का जो खतियान में नाम है ना, तो वंशावली वहीं से शुरू करना है। और जहाँ तक आप जीवित हैं, ठीक है, जो उनके बेटे हैं या उनके पोते हैं, वहां पे जाके इसका नाम दे देना है। समझ गए बात को? ठीक है, तो इसमें जो वंशावली है, इसमें जो सिर्फ खतियानी रैयत है ये फॉर्म वही भरेंगे वंशावली।
अब बाकी जो प्रपत्र 2 है वो तो सभी को भरना है, तो खतियानी रैयत है या केवाला वाले हैं या रसीद वाले हैं, ठीक है, वो तो सभी को भरना है। लेकिन जो एक्स्ट्रा फॉर्म 3.1 भरना है वो जो खतियानी रैयत है उनके लिए, ठीक है। अब देखिए वंशावली के बारे में हम आपको बता देते हैं। फॉर्म के बारे में कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉर्म के बारे में कैसे क्या करना है तो समझ गए हैं। अब आखिर जो वंशावली जो है, जो 3.1 है, वंशावली आखिर बनाना कैसे है, ठीक है, इसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। तो वंशावली वहां से बनाना है जहां से आपका जिनका भी दादा परदादा खतियान में नाम है ना, लगभग लोग लगभग 1% लोग जीवित, बाकी लगभग गुजर चुके हैं, ठीक है। ये नया खतियान बनना है, जीवित लोगों का बनना है, इसीलिए वंशावली बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जो वंशावली बनाना है तो जिनका जैसे जो खतियान के दादा परदादा का नाम है वहां से शुरू करेंगे, ठीक है। अब उनके जितने भी बेटे हैं वहां पे लाएंगे और जहां तक जीवित पर्सन है ना वहां तक लाके वंशावली स्टॉप कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक वंशावली में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वंशावली में पहले जो बनता था ना कि अपना भाइयों का नाम दे दिया, अपना पुत्र का नाम दे दिया, वो चल जाता था। लेकिन जो अभी नया जो संशोधन हुआ है ना अधिनियम 2005 के अंतर्गत, इसमें वंशावली में कुछ अलग नियम लाया गया है, ठीक है। तो जो जैसे मुस्लिम लीग के जो है उनमें तो वाहन का नाम देना अधिकार पहले भी था और अब भी है, ठीक है, उनमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन हिंदू वाले में नया चेंज क्या हुआ है कि पहले जो होता था ना सिर्फ अपना बेटा का नाम दिया जाता था, लेकिन अब जो नया जो अधिनियम जो आया 2005 में उसमें वाहन का भी नाम उसमें जोड़ना है, हिंदू लीग वाले की, ठीक है, उसमें अपना वाहन का भी नाम जोड़ना है। अब देखिए कुछ वाहन जो होते हैं कि ऐसे अपना हिस्सेदारी नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके नाम से एक एप्लीकेशन लिखा लीजिएगा एनओसी नाम से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, कि हम अपने पिता के अथी में या तो हिंदू लीग है या मुस्लिम लीग है जो अपना हिस्सा नहीं लेना चाहते उनके लिए अपना एक वंशावली में एप्लीकेशन लगा देंगे कि हम अपने पिता के अधिकार में हमारा कोई अधिकार हम जमीन नहीं लेना चाहते हैं, ये मेरा जमीन भाइयों का ही है, और वो लेकर अपना लगा देंगे वंशावली के नीचे और उनका साइन करवा लेंगे। ये जो इससे होगा ना कि जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा कि भाई होता नहीं है कि आप जैसे सब जैसे जान गया सब पेपर में रोज आ रहा है कि आप जैसे वाहन का नाम नहीं लिए हैं और एनओसी उनके नाम से लिए नहीं है, अगर वो क्लेम कर दिए कोर्ट कर दिए तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए नया जो सर्वे हो रहा है इसमें कहीं कोई विवाद नहीं आना चाहिए, इसलिए नया सर्वे हो रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, क्या समझे, इसीलिए सर्वे में। इसलिए अगर जो नहीं लेना चाहते हैं अपना वो अपना वाहन से एनओसी करवा लेंगे। वंशावली को किसी को समझने में कोई दिक्कत है, वो क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपना बना हुआ वंशावली लगेगा ना कि कहीं थोट ईयर से नहीं। हाँ देखिए वंशावली आप खुद से बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वंशावली बनाएंगे ना अगर जैसे किसी का 5 भाई है, ठीक है, अब कोई दिल्ली में गुजरात में रहते हैं, अब यहाँ पे जो भाई 2 भाई रहते हैं तो ऐसा नहीं वंशावली में 3 भाई को हटा देंगे और 2 भाई दे देंगे, खाता तो उनके नाम से खुल जाएगा। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि ये चीज हमारा भाई ऐसे कर दिया तो क्लेम करेंगे ना, अगर वो क्लेम करेंगे तो जो अमीन साहब आपका जो सर्वेक्षण करने आएंगे वो फंस जाएंगे ना। इसलिए जो आप जो वंशावली बना के देंगे ना, अगर सरपंच जी बना देते तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप खुद भी अपना साइन कर लेंगे कि ये जो हम वंशावली दिए हैं अपना स्वयं से दिए, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। जो आप वंशावली बना के देंगे ना तो उसके लिए जो वेरिफिकेशन होगा वंशावली वो इसी तरह आम सभा लगा के होगा, ठीक है, कि जैसे फलना बाबू का ही है तो 10 गो रैयत वहाँ पे रहेंगे और आपका वंशावली का सत्यापन किया जाएगा। उसके लिए आप बाहर से पदाधिकारी लोग आएंगे कि वंशावली जो आप दिए हैं आखिर सच में वो सही है या गलत है। वो जमा होने के बाद फिर एक बार बिल्कुल बिल्कुल जब आप ये पत्र तो आप भरेंगे ना फॉर्म तो आप जो कागज लगाएंगे जो भी है खाता है अपना या केवाला वाले हैं या रैयत वाले हैं वो सारा कागज आपका पहले वेरिफिकेशन होगा कि आप जो कागज दिए एनओसी का जो कागज बनेगा किस कारण में वाहन का जो बनता है। हाँ वो एनओसी कहाँ से बनेगा, एनओसी लिख करके देगा या कोर्ट से बनेगा? नहीं ऐसे हाइट पेज पे आप बना लेंगे, ठीक है, और उनका साइन करवा लेंगे जिससे कि आपको अगर कोई बाद में अगर कोई क्लेम करे तो हमारा डिटेल सारा कुछ रहेगा उसमें कि आप
बना के रिजल्ट देखिए जब को मन में होगा लेकिन जैसा कि मोबाइल पे दिखाता मुखिया जी बहुत जगह मुखिया जी बहुत जगह कोर्ट का मानना है चेकिंग का दियो एनओसी जे छै ना बहुत जगह कोर्ट का छै से नहीं ना अपने ये हम आपसी रजामंदी से हमारा जो पुत्र का ठीक है पुत्र का तो हमारे जो पिताजी का जो जमीन है उसमें मेरा कोई अधिकार